हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आप सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की या किसी और एग्ज़ाम की। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, साइंस का एक मेजर पोर्शन होता है सभी एग्ज़ाम में। ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th-12th में साइंस नहीं पढ़ी, जिन्होंने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी और उनको साइंस भूल चुकी है। तो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा ए टू जेड, बिल्कुल बिगिनर से। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने कभी साइंस नहीं पढ़ी, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। आप देखो जी, अगर मैं आपको पुरानी चीज़ों की तरफ ले चलूं तो यहाँ देखो जी, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का प्रीवियस पेपर हुआ, इससे पहले जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जिस बच्चे ने साइंस छोड़ दी है, उसका बेसिक भूल गया है, तो वो न्यूमेरिकल कैसे करेगा, है ना। अब हो सकता आप ये बात भी सोचो, मास्टर जी एक आध क्वेश्चन तो हम छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी भी पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप सिलेक्शन लिस्ट में कितने पीछे चले जाते हैं ये आपको अंदाजा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, जब पेपर हुआ था स्टोर कीपर हेल्थ का, उसमें एक बच्चे के नंबर थे 41, एक बच्चे के नंबर थे 41.5। अब देखो जी कितनी दूरी है पॉइंट की, मुझे याद है दोनों बच्चों का। ये भी मुझे फोन करके बोल रहा था कि मेरी भी सिलेक्शन में नाम आएगा, तो मैंने बोला आपका भी आएगा, आप मेरिट में हैं। मगर जब फाइनल सिलेक्शन हुई तो उसमें ये बच्चा आ गया और ये बच्चा नहीं आया। 0.5 नंबर से एक बच्चा रह गया। अब उसके दिल में क्या बीतती होगी। तो अब क्यों नहीं आया तो ये आपको अच्छे से समझ है। तो 0.5 नंबर अगर इतना मायने रखता है, कभी कभार ऐसा भी होता है एक बच्चे के भी 60 नंबर आ गए, दूसरे के भी 60 आ गए। अब एग्जामिनर सिलेक्ट किसको करेगा? जिस बच्चे की एज ज्यादा होगी। ठीक है जनाब, एज ज्यादा की वजह से सिलेक्ट हो गया। अब उस वक्त ये सोचेगा काश मेरा आधा ही नंबर, आधा पॉइंट ही किसी तरह ठीक हो जाता। तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, हर चीज को हम अनटर्न करके रख देंगे। और मैं वैसे भी अपने सुपर 200 स्टूडेंट के बैच में अपनी पूरी जान लगा दूंगा, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो देखो जी, अभी हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। साइंस में एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। चलो, मैं मानूंगा कि आप मेरे सामने बैठे हो, आप नोटबुक भी आपने पकड़ी है, पेन भी पकड़ा है, मेरे सामने हो। हालांकि मेरी क्लास खाली है, बट आप अपने घर में मेरे आमने सामने हैं। मैं आपको ऑफलाइन की तरह फील करवाऊंगा। आपको ये मैं फील ही नहीं होने दूंगा कि आपने 11th-12th में साइंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है करंट? करंट का क्या मतलब होता है? क्या होता है जी करंट? करंट का मतलब होता है कि देखो, पहले यहां ये मैंने कोई कंडक्टर बना, मैंने ये कोई आयरन की रॉड बना दी। ठीक है, दिस इज एनी आयरन रॉड। आपको पता है इस आयरन रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये हैं जनाब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इस आयरन रॉड के यहां पे दो वायर्स लगाएंगे और इन वायर्स को हमने एक सॉकेट के साथ जोड़ दिया। ठीक है जनाब, ये वायर को हमने सॉकेट के साथ जोड़ दिया। तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करने लगेंगे इधर। इन्हीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। तो व्हाट इज करंट? करंट में लिखो आप, इट इज फ्लो ऑफ, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम बोलते हैं करंट, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोलते हैं इसको फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। और यह है लेमैन डेफिनेशन, बट टेक्निकली हमें इसको क्या पढ़ना है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब भी फिजिक्स में रेट की बात करी जाए तो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने ये बात याद रखनी है, रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई लेटर के साथ, तो इसका मतलब करंट आई क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो आई इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपने याद रखना है। क्या? करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब मेरे पास दो तीन पेपर हैं अकाउंट असिस्टेंट के। एक में तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने अभी आपके सामने यहां लिखा है, अभी समझाऊंगा इसको। एक और क्वेश्चन था, उसमें यहां पे 4 फिजिकल क्वांटिटीज थी और यहां पे 4 उसके एसआई यूनिट थे, मैच करना था हमने। तो करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप मुझे बताओ, आपने बचपन में पढ़ा है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है। और व्हाट इज यूनिट ऑफ टाइम? टाइम का यूनिट होता है सेकंड। आपने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि जब हम एक फुट्टे को बालू के साथ रब करें, फिर उसके साथ छोटे छोटे कॉपी के पेजेस हम देखें तो वो चिपकते हैं, तो उसको बोलते हैं चार्ज। तो करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट? इट इज कूलम्ब पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है जनाब कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। और कूलम्ब पर सेकंड का एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं एम्पियर। कूलम्ब पर सेकंड को और क्या बोलते हैं? कूलम्ब पर सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। तो करंट का ऐसा यूनिट कूलम्ब पर सेकंड, या करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। चलिए जी, अब मैं आपके सामने से साइड हो गया हूं। जितना मैंने इस पहले पेज पे लिखा है ये आप अपनी कॉपी पे लिखो। फिर मैं अभी अभी आपको थोड़े ही टाइम में मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप ये न्यूमेरिकल भी कर पाओगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। और अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शन की आप टेंशन मत लें, आप बस मेहनत करने वाले बने, मेहनत करवाने वाले हम लोग हैं। मेहनत करने वाले आप बनिए और इसका फल आपको ऊपर वाला देगा, पक्का कामयाबी मिलेगी। ये लिख दिया। उसके बाद अब मेरे प्यारे बच्चों, करंट कितना है किसी भी वायर में, करंट को हम मेजर कैसे करेंगे? जो चीज मैं स्टार डाल के लिखवाऊं या जिस चीज को मैं नोट करके लिखवाऊं वो चीज जरूरी हो जाती है। तो अब आप लिखो जी आगे, करंट इज मेजर्ड बाई, करंट इज मेजर्ड बाई। करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमीटर। करंट इज मेजर्ड बाई एमीटर। एक स्टार और डाल के लिखो। हमें यह तो पता चल गया कि करंट कितना है। मेजर किससे करते हैं? एक डिवाइस से जिसको बोलते हैं एमीटर। बट करंट है या नहीं यह कैसे पता चलेगा? तो करंट इज डिटेक्टेड बाई,
अगला पॉइंट लिखो आप, करंट इज डिटेक्टेड बाई, करंट को डिटेक्ट करने वाली एक डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर। करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। ठीक है जनाब, इतना पता चल गया आपको, ये लिखो अच्छे से। अगर मैं आपको YouTube में इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा तो जो मेरा ऑनलाइन बैच है या ऑफलाइन तो है ही, मैं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से यहां देखो, इस यहां पे देखो, या मैं आपको एक नया पेज यहां पे लेता हूं। अभी अभी मैंने आपको यह बात बोली कि जब हम किसी भी कंडक्टर को, यानी कि आयरन रॉड को किसी सॉकेट के साथ कनेक्ट करते हैं, यहां पे ये कर दिया इसके साथ कनेक्ट, तो यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे जिनको बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। नेगेटिव से क्या निकलते? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव एंड से क्या निकलते? होल्स। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने की कोशिश करते हैं, इनको ये होल्स रोकते हैं। क्या करते हैं? होल रोकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो रोकने वाली फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो जिस तरह आपने यहां पे स्टार डाल के लिखा है, इसी तरह एक स्टार डाल के और लिखो, यहां पे एक और स्टार डाल के लिखो। लिखो जी, ऑपोजिशनल फोर्स। ऑपोजिशनल फोर्स। अभी मैं आपको इस काबिल बना दूंगा, सिर्फ मुझे 5 मिनट का वक्त दें कि आप ये न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाएंगे। ऑपोजिशनल फोर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। oppositional force to the flow of electrons is known as, क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं जनाब इसको? रेजिस्टेंस। ऑपोजिशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है जनाब। अब इस रेजिस्टेंस का भी कोई ना कोई यूनिट होगा, तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। OHM हो गया जी, ओम। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है जनाब, इतना लिख दिया। चलो जी, अब आपको पता चल गया करंट क्या होता है। मेरी तरफ देखिए, आपको पता चल गया करंट क्या होता है, आपको पता चल गया करंट के डेफिनेशन क्या है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, तो करंट का मतलब होगा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसका यूनिट होगा कूलम, या इसका यूनिट होगा सेकंड। कूलम पर सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर। और ये मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। ठीक है जनाब, आप में से जिस बच्चे ने पहले साइंस पढ़ी है उसको ये रिकॉल हो जाएगा। और आगे मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, करंट का एक फार्मूला होता है, यानी कि ऐसे तो फार्मूले इसके ढेर से हैं, बट अब मैं ये जो मेरे पास पुराना पेपर है, अब मैं इसकी तरफ आने लगा हूं, फिर मैं आपको और ज्ञान की चीजें बताऊंगा। आपको पता है जब भी करंट फ्लो करता है, व्हेन करंट फ्लोज, कहां से? थ्रू एनी कंडक्टर। जब करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस हीट। करंट हीट भी प्रोड्यूस करता है। जब आपने 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था पहली बार,
तब आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट क्या करता है? हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो अब आपने एक फार्मूला यहां पे याद रखना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय करंट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला याद रखना है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज आई स्क्वायर आर टी। इसका प्रूफ भी है, मगर हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ना कि कोई ऐसा एग्जाम जिसमें फिजिक्स फंडामेंटल यूनिट पूछा गया है कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फिजिक्स में। हम किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज आई स्क्वायर आर टी। इतना पता चला आपको। अब देखो जनाब, इस क्वेश्चन में आते हैं। ये पूछता है फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अब मैंने आपको बता दिया ओम का मतलब होता है, ओम का मतलब होता है क्या? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर 5 सेकेंड। देखो जी, यहां मैंने अभी आपको फार्मूला पढ़ाया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। हीट एनर्जी इज आई स्क्वायर आर टी। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो नोट पॉइंट्स चीजें दिमाग में रखता है, जब भी लेटता है, कोई काम करता है, तो वो अपनी कॉपी की तरफ ध्यान रखता है। आपको रील्स, मोबाइल, टीवीज, इनसे थोड़ा दूर रहना है जब तक आपका पेपर होगा। तो अगर आप रील्स की तरफ चले जाएंगे तो फिर मेरा मकसद कमजोर हो जाएगा। जब मेरा मकसद कमजोर हो जाएगा तो मैं सिलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा। जब मैं आपकी सिलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा तो मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो प्लीज आप मेरा साथ देंगे तो मेरा ख्वाब पूरा होगा। हीट एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो हीट एनर्जी कितनी होगी? आई स्क्वायर। देखो जी, करंट कितना है? 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इनटू आर का मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 5 इनटू 5 इनटू टाइम कितना है? टाइम है जनाब 5 सेकंड इनटू 5। ठीक है जनाब। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 इनटू 5 इंटू 5 कितने होते हैं? 25। मुझे लगता है आपको पहाड़े आते हैं, है ना, मुझे उम्मीद है। और 25 चौके कितने होते हैं? 100। ये पूछा है हीट एनर्जी, तो मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी का यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो इसमें आंसर आ गया 100 जूल। ठीक है, ये था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पुराने, ये जो मेरे पास पेपर है इसमें पूछा गया। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेबस देखिए, मगर सिलेबस के फौरन बाद आप उसके पुराने क्वेश्चन देखिए कि आज तक एग्जामिनर किस हद तक गया है। आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बिना कामयाबी नहीं ले सकते। और दूसरी बात, आप टेस्ट दिए बिना सिलेक्शन नहीं ले सकते। टेस्ट देने बड़े जरूरी हैं। अब मैं आपको करंट के बारे में थोड़ी सी और ज्ञान बांटता हूं। अब ऐसे स्टार्ट कर ही दिया है मैंने आपको। देखो जी, मैंने आपको करंट के बारे में सिर्फ 4-5 लाइंस पढ़ाई हैं, है ना। 4-5 लाइन मैंने आपको पढ़ा दी करंट के बारे में। और हम इस काबिल हो गए हैं कि हमने एक पुराने पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल भी कर दिया। हो गए ना इस काबिल। अब थोड़े से और आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा पेपर में, कोई और आ सकता है। तो देखो, अब आप यहां पे लिखो सेंटर में करंट। बस थोड़ा सा टाइम आपका और लूंगा। यहां लिखो आप करंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, करंट को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है करंट 2 किस्म का होता है। मेरे सामने बैठे होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं कॉपी पेन भी पकड़ा होगा आपने, वीडियो के नीचे कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। क्योंकि जब आपकी नीयत किसी दूसरे दोस्त पे क्लियर होती है तो ऊपर वाला आपकी गैबी मदद करता है, आप सिलेक्ट होते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, एक करंट वो होता है जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चलता है। एक करंट वो होता है जो बिल्कुल सीधा चलता है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा है मास्टर जी कि आप बात कर रहे हो एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की, और आप बात कर रहे हो डीसी की यानी कि डायरेक्ट करंट की। बिल्कुल सही है। अब हम एग्जाम की तरफ शिफ्ट होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बना दी मीन पोजीशन, ठीक है। तो क्या होता है एसी, यहां देखो पहले आप, इतनी, ये है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, ये है करंट की डायरेक्शन नेगेटिव। एक मिनट, गलती हो गई। ये है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, ये है करंट की डायरेक्शन नेगेटिव। यहां पे सिंपल एक ही डायरेक्शन है, दिख रहा आपको। फिर से आते हैं, यहां पे करंट का अमाउंट बढ़ता 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 बढ़ता, कम होता कम होता कम होता कम होता, बढ़ता 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 बढ़ता, कम होता कम होता कम होता कम होता। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या होगी? क्या होगी जी अल्टरनेटिंग करंट में? तो लिखो जी, इन एसी अल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू, 2 4 6 5 10 12 ऐसे अमाउंट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इन एसी मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, magnitude changes continuously and direction periodically, periodically। अच्छा, मुझे स्पेलिंग जरा कम ही आते हैं। periodically यानी कि हर टाइम पीरियड के बाद पहले डायरेक्शन ये, अब डायरेक्शन ये, पहले डायरेक्शन ये, अब डायरेक्शन ये। और मैग्नीट्यूड चेंज करता है कैसे? मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली और डायरेक्शन पीरियडिकली। ठीक है जनाब। अब हम यहां आते हैं, डीसी के बारे में आपकी क्या राय है? डीसी के बारे में लिखो, देयर इज नो चेंज। अच्छा, मैं लिखता जरा छोटा हूं, प्लीज अब अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना ताकि आपको क्लियर दिखे। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ना मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होगा, ना डायरेक्शन में कोई बदलाव आएगा। इसका मतलब डीसी करंट कैसा है? स्टेडी करंट, स्टेडी, बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट अमाउंट में चलता है। ठीक है जी, एक ये बात आपने याद रखनी है। और आगे चलते हैं, आपको एसी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। समझ आ रही ना आपको? ऑफलाइन की तरह फीलिंग आनी चाहिए आपके दिमाग में। और मेरे प्यारे बच्चों, एसी करंट में क्या होता है कि मान लो ये एसी की तार है, जैसे आप इसके साथ हाथ लगाएंगे तो आप चिपक जाएंगे। जब आप डीसी की किसी तार के साथ लगाएंगे आप दूर भागेंगे। तो एसी में लिखेंगे आप, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये चिपकता है, बंदे को साथ चिपकाता है। और ये क्या करता है? इट इज रिपल्सिव, इट इज रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी। और बताता हूं, जब आप अपने घर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये एक छोटा सा स्पीकर पड़ा है, जब हम इसकी बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम इसके अंदर डीसी सेव करते हैं, एसी नहीं। यानी कि डीसी में आप लिखेंगे इट कैन बी स्टोर्ड, डीसी को इट कैन बी स्टोर्ड, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। क्या एसी को हम स्टोर कर सकते हैं? नहीं। तो इट कैन नॉट, कांट बी स्टोर्ड। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। अब एक बात,
जब मेरे प्यारे बच्चों आप 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ते होंगे, आपने 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तब आपने पढ़ा होगा मेटल को रस्टिंग से बचाने का तरीका। तो आपने पढ़ा होगा उसको पॉलिश कर दो, पेंट कर दो। एक तरीका पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है आयरन को, किसी मेटल को किसी दूसरे चीज के साथ कोट कर दो ताकि उस पर जंग ना लगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त हमें करंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा करंट नहीं होना चाहिए जो कम ज्यादा हो, ऐसा करंट होना चाहिए जो स्टेडी हो, बराबर चले। तो डीसी का एक एप्लीकेशन है कि डीसी जो करंट है ना, डीसी करंट में अलग अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें दूर से पकड़ में आए। तो डीसी के बारे में लिखो, इट कैन बी यूज्ड इन, इट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है मेटल को रस्टिंग से बचाने का एक प्रोसेस होता है, तो जिसमें मेटल को कोट करते हैं जिंक या किसी और के साथ। अब एसी तो कम ज्यादा होता है, तो एसी में लिखेंगे हम इट कैन नॉट बी यूज्ड इन, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज हम नहीं करते और इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। ठीक है जनाब। अब आपको एक कारामद बात बताने लगा हूं। क्या कि फ्रीक्वेंसी का मतलब, जब मैं आपको वेव चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं। जैसे देखो, ये जब मैं यहां से शुरू करूंगा तो यहां तक बन गया एक साइकिल, यहां से शुरू किया तो यहां तक बन गया एक साइकिल। जब आप मोबाइल के कैमरा से लाइट को देखते हैं अपने घर में तो वो फ्लिकरिंग करती दिख रही होगी। आप अपने मोबाइल के कैमरा से वीडियो बनाओ टीवी की तो वो भी फ्लिकरिंग करती दिखेगी आपको। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इट्स फ्रीक्वेंसी इज, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसके आंसर दो आ सकते हैं, ध्यान से देखना। कभी कभार 50 हर्ट्ज भी आ सकता है। हर्ट्ज का मतलब होता है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेनरी हर्ट्ज के नाम पे है। या 60 हर्ट्ज भी हो सकता है। अब मैं बताऊंगा आपने किसको मार करना है। डीसी तो सीधा चलता आगे, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो यहां लिखेंगे हम इट्स फ्रीक्वेंसी इज, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0, क्योंकि ये अप डाउन नहीं करता है, स्ट्रेट चलता है तो साइकिल नहीं बनाता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, मगर कुछ कंट्रीज में यूएसए वगैरह में फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। तो हम तो पेपर यहीं देंगे, मुझे लगता है हम पेपर इंडिया में ही देंगे ना। तो जब भी हमारे पेपर में आए आंसर होगा 50 हर्ट्ज। अगर कभी ये ऑप्शन में ना हो तो 60 हर्ट्ज पूछा जा सकता है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया एसी ये वो फलाना ढिमका। एक और बात ऐसे आपको बता दूं, जो डीसी करंट है इसको हम ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। मान लो केरला में बनेगा तो केरला से हम जेएंडके में नहीं ले सकते, बट एसी करंट को हम दूर तक ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया, बस मैंने आपको एक ट्रायल दिया है, एक डेमो दिया है कि पेपर में कंसेप्ट तो पूछेगा एग्जामिनर, ये चीजें तो पूछेगा, बट जब एग्जामिनर ये पूछेगा ना तो ये सभी बच्चे करेंगे, फिर कंपटीशन कहां फॉल करेगा। तो आपने ये भी तैयारी करनी है कि अगर एग्जामिनर कोई न्यूमेरिकल पूछे
तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं पहले कंसेप्ट पढ़ाता हूं, फिर कंसेप्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं, फिर न्यूमेरिकल भी तो हम करते ही करते हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना ही आज कहूंगा कि फिर से मैं बता दूं, मैं अपना 200 ऑनलाइन बच्चों का बैच शुरू कर रहा हूं, पर्टिकुलरली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इसमें कोई नहीं जाओ, इसमें जो भी बच्चे वाकया इस बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो अभी से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और जुड़ें, क्योंकि अकाउंटेंसी इसमें आपके लिए नई है, स्टैट नया है, इसमें मैथमेटिक्स नया है, जीके तो आप पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं। आप जीके में भी एक अलग अप्रोच लगानी है, मॉडर्न ट्रेंड एग्जामिनर का क्या है वो पढ़ना है। जैसे अगर आप हाई कोर्ट के जो 2025 में पेपर हुए हैं, अगर आप वो देखेंगे ना, तो पुराने सारे ट्रेंड से वो अलग हैं। उसका करंट पूछने का तरीका, उसका स्टैटिक जीके पूछने का तरीका एग्जामिनर का टोटली अलग है। तो एक ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर के साथ जुड़ने से आपको पता लगता है, क्योंकि हम तो हर दिन लगभग 200-250 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन टीचर के साथ जुड़ने से आपको तजुर्बा होगा कि डेली कैसी चीज़ें अपग्रेड होती हैं। सिर्फ ऑनलाइन में जो लेक्चर बनाया जाता है वो तो एक बार बना दिया, साल में फिर चलता रहता वही। तो ऑफलाइन के लिए भी आप आ सकते हैं और ऑनलाइन का भी मैं अपना बेस्ट बैच स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक आध दिन में स्टार्ट कर देंगे। जिस बच्चे ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया जल्दी से करिए और इस बार सिलेक्शन करवाते हैं आपकी। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।